Hello, friends. I'm back with the remaining topics of the chapter Principles of Management of Business Studies, Class 12. Um, सबसे पहले let me tell you that we have gone through the comments that we have received. Glad that people like the presentations that we have put up, and we are also working on coming up with economics topics as a part of our YouTube classes. So please stay tuned. Uh, we will surely come up with the economics topics as well. या तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 बिट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले में हम कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. सेकेंड बिट में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड बिट में हम दूसरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम उठाएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला बिट. उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो अभी इन दिस बिट वी विल कवर only the principles of management, otherwise it would be a very lengthy session and I am sure nobody would be interested in. Next to follow would be techniques of scientific management and the last topic would be प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमें दी किसने थी? हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था टेलर ने. तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें जानेंगे. सबसे पहली बात ये कि टेलर कौन था और दूसरी बात ये कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. तो टेलर कौन था? अगेन लेट मी टेक माई लेजर आउट. टेलर कौन था? टेलर का फुल नेम वॉज फेडरिक विंसलॉ टेलर. ठीक है, कॉमनली वी कॉल हिम FW टेलर या फिर टेलर. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हिज लाइफ टेन्योर 1856 टू 1915. कौन था वो? ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है, अब इसने क्या किया था? इसने कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. ठीक है, यही चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू और उसको करने की अपनी टेक्निक्स बताई. दिस इज़ व्हाट टेलर डिड एंड दैट इज़ वाई वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. उसके प्रिंसिपल्स एंड उसके टेक्निक्स. दैट्स अबाउट टेलर. अब ये टेलर ने क्यों कहा कि knowing exactly what you want your men to do, seeing that they do it in the best and cheapest way. ठीक है, उसने 3 बातें कही. अब he thought that by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it. ठीक है, उसने क्या कहा? एक्चुअली अगर हम बैकग्राउंड देखें टेलर का, तो उसने अपने लाइफ का काफ़ी समय स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में बिताया था. ठीक है, वहाँ काम करते करते, देखते देखते, रिपीटेड एक्शंस को देखते देखते उसने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ों को समझा और बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ देखा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो ये हमारा टाइम भी सेव करेगी, हमें बेटर आउटपुट भी देगी और हमारा पैसा भी बचाएगी. इट विल हेल्प अस डू द वर्क इन चीपेस्ट मैनर. ठीक है, तो उसने कहा कि किसी भी चीज़ को अगर हम साइंटिफिकली एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि हर काम को करने का देयर इज़ वन बेस्ट वे. ठीक है, हम उसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ के लिए याद करते हैं? उसने बहुत सारी टाइम एंड मोशन स्टडीज़ दी थी, उसके लिए हम याद करते हैं. वी विल रीड देम इन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही वुड ब्रेक a job into its component parts and measure
ईच टू द सेकेंड। यानी कि उसने क्या कहा, उसने कहा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने लोगों से, हम अपने बंदों से काम क्या करवाना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या काम करवाना चाहते हैं, और ये देखना कि वो लोग उस काम को बेस्ट पॉसिबल और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए उसने क्या बताया, ये करने के लिए उसने बताया कि हर काम को, एक फैक्ट्री में अगर 10 प्रोसेसेस होते हैं तो उस 10 प्रोसेसेस को, पूरे 1 2 3 4 से लेके 10 तक के सारे प्रोसेसेस को हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे और उस काम को करने का जो वन बेस्ट वे है वो निकालेंगे, and then we will tell our people to do it in that particular manner so that it is done in the cheapest and the best way। ठीक है, और ये सब करने के लिए उसने बहुत सारे टाइम और मोशन स्टडीज़ बताए। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, उसने क्या बताया, किसी भी काम को ब्रेक करो उसके कंपोनेंट्स में and bring it down to a level where you can measure that even in number of seconds, कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें कितने सेकेंड्स लग रहे हैं वहाँ तक मेजर करना पड़ता है। देन वी गेट इनटू द एक्यूरेसी ऑफ वन बेस्ट पॉसिबल वे बाय द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। ये था टेलर का बैकग्राउंड और उसने क्या बताया। अब हम देखते हैं उसके प्रिंसिपल्स को। ठीक है, अब उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टील फैक्ट्रीज़ में बिताई। सो ऑल द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स दैट ही गेव वेर पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू द फैक्ट्रीज। वो और भी जगह में यूज़ हो सकते हैं बट बेसिकली दे आर अप्लीकेबल डायरेक्टली एज इट इज़ इन एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री और फैक्ट्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू द नेम्स एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट इट हियर, और फिर हम एक एक स्लाइड डेडिकेटेडली एक एक प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। एंड विद दैट वील क्लोज दिस टुडे एंड देन वील टेक अप टेक्निक्स इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सबसे पहले, और उसने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो प्रिंसिपल्स नाम से ही बहुत कुछ हमको समझ में आ जाएगा व्हेन वी रीड थ्रू। सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसने बहुत क्लियरली बताया कि भाई ये जो मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज़ का वो साइंस से चलता है, इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब। जब तक ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं आए थे तब तक काम कैसे होता था, ये जब हम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर घुसेंगे तो हम पढ़ेंगे कि पहले रूल ऑफ थंब से काम चलता था। इसने आके बताया कि भाई रूल ऑफ थंब इज समथिंग विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड, it is a science and pure application of that particular science in the activities of a factory is needed to get the best output। ठीक है, सेकंड उसने बताया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है लोगों में आपस में मेल होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कुछ सोच रहा है, एक कुछ कर रहा है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ तीसरा ही है। देयर हैज़ टू बी हार्मनी। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हर एक काम करने वाले बंदे के मन में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की नहीं। ठीक है, एंड द लास्ट प्रिंसिपल सेज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो कि हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हमको इस तरीके से करना है कि ही और शी रीचेज हिज बेस्ट एफिशिएंसी लेवल। सो दैट्स द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टू सी टू इट कि हर एक बंदा अपने बेस्ट पॉसिबल तक पहुंच करके काम कर रहा है सो दैट ही और शी कैन गिव हिज बेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू ईच प्रिंसिपल इंडिविजुअली एंड read them through in detail। तो उसने 4 प्रिंसिपल्स दिए। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, लेट्स बिगिन।
चलिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. चलिए, तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या था, ये प्रिंसिपल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी. होता ये था कि पहले कोई प्रिंसिपल्स तो थे नहीं मैनेजमेंट के. क्या होता था, हर फैक्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता था. ठीक है, अब वो मैनेजर अगर कुछ समय से वहाँ पे काम कर रहा है, उसे नॉर्मली वहाँ के 3 4 5 जो नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं उसको देख देख के ही इज़ यूज टू इट. जैसे कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे व्हाट डू वी प्रोड्यूस, से वी प्रोड्यूस अ पेन. एक फैक्ट्री है जहाँ पे पेन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब मैन्युफैक्चर होता है. अब हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी स्ट्राइक हो गई. ठीक है, मैनेजमेंट तक इन्फॉर्मेशन गया कि भाई वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई है. दिस द फर्स्ट टाइम दैट द मैनेजर इज़ फेसिंग सच काइंड ऑफ एन इशू जहाँ पे मैनेजर्स की जहाँ पे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया. What he does, he thinks for himself, he doesn't get any idea. What does he do? He calls one of his fellow manager of a different factory which produces another pen. से ये कोई ए ब्रांड का पेन है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जहाँ पे स्ट्राइक हुआ है. दिस मैनेजर फ्रेंड ऑफ हिम हु वर्क्स इन बी कंपनी, जो भी एक पेन ही मैन्युफैक्चर करती है, उसने फ़ोन करके अपने इस फ्रेंड से पूछा, भाई हमारे यहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, तुम्हारे यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या करना चाहिए. उसने बताया, भाई हमारे यहाँ लास्ट महीने स्ट्राइक हुई थी, वर्कर्स की क्या डिमांड थी, हमने पूछा, वर्कर्स ने बताया भैया हमें वेज इंक्रीज चाहिए. हमने पर डे का वेज 50 रुपीज़ से बढ़ा दिया. हमारे फैक्ट्री में तो तब से सब कुछ ठीक चल रहा है. ही गॉट दिस आइडिया, ब्रॉट इट बैक टू हिज मैनेजमेंट, सेड बस यही हो सकता है, वहाँ पे वेज की प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ भी वेज की प्रॉब्लम हुई है, लेट्स इंक्रीज द वेज, थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल. Fine, the management said, ठीक है, if he has brought that idea, which means he is correct. They picked this idea up, they increased the wage, they upped the wage by 40 rupees per day, put them back to work. हो गया, लोगों को एक बार पैसा बढ़ा, उनको मोटिवेशन आ गया, वो काम करने लग गए. वेरी गुड. ही वॉज ऑल्सो प्रेस्ड कि वाह भाई आपने अच्छा आइडिया दिया, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, एवरीथिंग हैपेंड, ओके फाइन, वेरी गुड. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. उसके बाद उन्होंने क्या देखा, 3 महीने के बाद वापस स्ट्राइक. दे केम बैक, भाई इसीलिए हुआ होगा, चलो 20 रुपये और बढ़ा देते हैं. दे इंक्रीज 20 रुपीज़. इस बार कुछ भी नहीं हुआ, एफिशिएंसी लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है, लोग अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं. तो तब ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं, तब इन लोगों ने क्या एनालाइज किया, टेलर ने क्या एनालाइज किया कि भाई ऐसा नहीं होता कि हर बार जब स्ट्राइक हुई है तो लोगों की पैसे की डिमांड है. देयर कैन बी सम अदर प्रॉब्लम और सम अदर लेवल ऑफ अनसेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन जिसके कारण दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक एवरी टाइम. यू नीड टू एक्चुअली डू दैट काइंड ऑफ स्टडी वेयर यू फाइंड आउट व्हाट ऑल कुड बी द प्रॉब्लम्स. सो नॉट अ थंब ऑफ रूल. एक बार स्ट्राइक का असर पैसे बढ़ा करके हो गया, हर बार ऐसा हम थंब रूल नहीं लगा सकते कि जब जब स्ट्राइक होगी पैसे बढ़ा दीजिए काम हो जाएगा. दैट वोंट हैपन, दैट वोंट हेल्प. सो दैट इज वाई अ थंब रूल विल नॉट हेल्प. देयर हैज़ टू बी साइंस बिहाइंड एवरीथिंग विच यू डू इन अ फैक्ट्री. सो दैट इज द फर्स्ट रूल विच ही गेव कि डिस्कार्ड द रूल ऑफ थंब. चाहिए ही नहीं, देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी डू. उसने बताया कि भाई देर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क टू मैक्सिमाइज वॉट एफिशिएंसी विच सेव्स टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज. अगर आप वन बेस्ट मेथड निकालोगे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का तो हमारा समय बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे, हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे. ठीक है, और इस मेथड को करने के लिए हमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा और काफ़ी सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई ही सेड इट इज़ अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. ठीक है, उसने ये भी कहा कि साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू व्हाट, थ्रू वर्क स्टडी
unifying best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. उसने बताया कि भैया टाइम किसी भी चीज़ का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. क्या चीज़ से? हर एक वर्क पीस को स्टडी करके अपने हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा करके और हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड मेथड निकालें जिसको हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड यूज़ करेंगे. जब हम ये सब कुछ करेंगे तब हम प्रॉपर आंसर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे. That's where the first principle comes in and says science not a thumb rule. ठीक है, जहाँ उसने ये बताया कि he discarded the rule of thumb. He said there can always be one best method to maximize efficiency, जिससे हमारा समय, पैसा, resources तीनों चीज़ बचते हैं. और ये सब कुछ करने के लिए what do we need? We need analysis and study. जो करने के लिए what do we need to do? We need to study the traditional methods and come up with one particular standard method which has to be used universally throughout the organization to see the results achieved. Fine. Next principle. दूसरी बात आती है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. नाम से ही पता चलता है हार्मनी मतलब सब एक साथ मिलजुल के, नॉट डिस्कॉर्ड मतलब डिस्कॉर्ड इन द सेंस एक यहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा है, लाइक मे बी ईदर पैरेलल लाइंस या फिर एक कोई नॉर्थ पोल की तरफ एक कोई साउथ पोल की तरफ. इस केस में उसने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट, इफ दिस इज मैनेजमेंट एंड दिस इज वर्कर, देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन देम एंड देयर थिंकिंग. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ये सोचे कि सारा काम हम करते हैं, वर्कर्स ये सोचे सारा काम हम करते हैं. ऐसे नहीं चलता है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली वर्क करना है एंड इट हैज़ टू कम अप विथ गुड रिजल्ट्स, what does the organization need? An organization needs harmony between the management and workers. वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि there has to be complete mental revolution. mental revolution मतलब सोच बदलनी पड़ेगी. किसकी? both management and workers. दोनों की सोच बदलनी है. both of them should transform their thinking. वो कैसे होगा? मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा वर्कर्स को इन सम और द अदर मैनर. गिविंग शेयर डजंट मीन कि एक एक वर्कर को आप अपना पार्टनर बना लीजिए और शेयर दीजिए. देयर हैज़ टू बी सम मीन्स ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट दैट यू आर गेनिंग आउट ऑफ देम. ठीक है. और वर्कर्स को अगर हम वर्कर्स के साथ ऐसा करेंगे तो एट द सेम टाइम वर्कर्स विल बी डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट मोटिवेटेड टू वर्क प्रॉपरली. और नहीं तो भी हमें उनका भी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली. ठीक है. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये है कि देयर हैज़ टू बी अ मेंटल रेवोल्यूशन. जो पुरानी सोच चली आ रही है कि वर्कर तो वर्कर है, उसको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बड़े बाबू तो बड़े बाबू हैं, उनको वर्कर के लेवल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे नहीं चलेगा. देयर हैज़ टू बी हार्मनी एंड देयर हैज़ टू बी मेंटल रेवोल्यूशन वेयर if I am a worker, I need to feel कि I am contributing by my efficient work. Therefore the company is in this position where it is, and the management should think कि मेरे लिए वो worker काम कर रहा है to bring me to this kind of a position, so I am supposed to share my profits with him. ठीक है. अभी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है which is there in the NCERT text. I like that particular example, so I have put that up here, which says Japanese strike culture. अभी जापान के अंदर क्या होता है, वहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो ऐसे नहीं करते हैं जैसे हमारे यहाँ स्ट्राइक होती है तो लोग काम करना बंद कर देते हैं. दे जस्ट गेट आउट ऑन रोड्स एंड दे स्टॉप वर्किंग अराउंड शाउटिंग हमारी मांगे पूरी करें. व्हाट ऑल वी हैव सीन अराउंड इन मूवीज़ एंड टीवीज़. लेकिन जापान में क्या होता है, इफ़ अ वर्कर, the group of worker or the workers of a particular factory or an organization are
unsatisfied with some of the work or some of the move of the management, what do they actually do? They put up a black badge on their, dress or their uniform, and they work more efficiently. नंबर वन, उनके स्ट्राइक से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े इसलिए. नंबर टू, दे वांट टू शो देयर डिसकम्फर्ट बाय वर्किंग मोर एंड गेनिंग द सिंपैथी ऑफ मैनेजमेंट कि भाई अगर नॉर्मली वो 8 घंटे काम करता था तो अभी वो 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहा है. सो एज टू गेन दैट सिंपैथी कि भाई यू आर नॉट डूइंग गुड विद मी बट आई एम स्टिल डूइंग समथिंग बेटर फॉर यू, so that your production, your profitability is not hampered. So that is the way we should work, thinking मतलब as an organization, as the worker, as the manager, we should work thinking कि organization should not go in a loss by us taking some revengeful action against the management or the vice versa. ठीक है, that's about harmony and discord, not discord. Next principle, चलिए थोड़ा सा मिलता जुलता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. क्योंकि कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कोऑपरेशन किसके बीच में ज़रूरी है? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन दैट वी नीड टुडे इन एनी फैक्ट्री और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हमेशा द मेजर कॉन्फ्लिक्ट दैट रिमेन्स इज बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द ग्राउंड लेवल वर्कर्स. तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि अब ये सब नहीं चलेगा बॉस, ये जो हो गया वो हो गया, लेकिन दिस प्रिंसिपल सेज कि देयर हैज़ टू बी अ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, अब इसके लिए वो क्या बता रहा है कि भाई ये तो आपको करना ही है. दूसरी बात वो क्या कहता है, ही सेज द कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट should be replaced by cooperation. उसने दूसरी बात ये कही कि generally क्या होता है, there's a lot of competition around between the peers as well. अगर कोई, if there are like say 10 people working at the same level in an organization, उनके आपस में भी cooperation से ज़्यादा competition होता है. Suppose in an organization there are like 5 workers at a particular level, they have been all assigned with 5 tasks. Abhi the worker A and the worker B are like very efficient, they can complete 5 of their tasks individually without any problem and without any help of the remaining ones. लेकिन इन 5 में से एक बंदा ऐसा भी है who is not that efficient, who can do all his 5 tasks by himself. तो उस केस में क्या होता है, कंपटीशन की भावना में ये दो और ये दो उसको हेल्प नहीं करते. उसके कारण क्या होता है, उस एक बंदे का परफॉर्मेंस नीचे चला जाता है. अब अगर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम एक फैक्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ वी आर वर्किंग फॉर अ लार्जर गोल, इन दैट केस इवन इफ वन पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म as per the requirement or as per the standard, then the overall goal of the factory or the organization is impacted or affected. उस केस में ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई वो कंपटीशन आप मत लाइए कि आप दूसरे की बिल्कुल मदद ही मत करिए और वो काम ही ना कर पाए. आप उसको कोऑपरेट करिए, अगर वो कहीं फंस रहा है तो उसकी मदद करिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट बी, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज शुड बी रिवॉर्डेड एंड अप्रिशिएटेड. अभी वी ऑल नो कि दिस इज अ जनरल थिंग कि जो इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय होता है, अगर वो कोई अच्छा सजेशन देता भी है, पीपल डोंट टेंड टू टेक दैट अप thinking अरे ये क्या, ये बकवास, what will this, at this level an employee know about top management, why do we take that suggestion? But we need to understand that a person who is working at the grassroots level will always have a better understanding of the day-to-day activities, the glitches that he comes across, the problems that he faces, and he will have a better solution to such situations than the top management who is sitting there and not facing that day-to-day problem.
इसीलिए हमें किसी भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन जो कि कोई भी लेवल का एम्प्लॉय दे रहा है उसको सुनना चाहिए. अगर वो मानने लायक है या अगर वो एप्लीकेबल है और उससे हमको कोई सोल्यूशन मिलता है, वी शुड डेफिनेटली टेक दैट इनटू एक्शन एंड वी शुड रिवॉर्ड एंड अप्रिशिएट द employee who is coming up with that kind of a constructive suggestion या solution. ठीक है. Okay, next, equal division of work and responsibility between management and workers. Now this is a very important thing that at a worker level a person feels, उसे ऐसा लगता है कि top management कभी कोई काम नहीं कर रहा है, they are just enjoying their lives and the worker is doing the complete bit of work for them. So there has to be a equal division of work and responsibility. So the management should bring it to the limelight कि भाई अगर आपके पास ये n number of works हैं तो हमारे पास as management भी ये n number of works हैं. So there's always a equal division of work and responsibility. अगर आप ground level पे बैठ करके सारा physical work कर रहे हैं तो there's lot of thinking and there is lot of implementation work which is going on, the mental work that we are doing at our level. ऐसा नहीं है कि there's the whole set of responsibility and job and work is over the workers and the management is enjoying. So there has to be a clear understanding of this. And thus if I as a worker feel that importance that I am working vis-a-vis my manager, so I will have that sense of equality. I'll feel नहीं मेरा manager भी काम कर रहा है तो मुझे भी काम करना है, and the manager has to think the same way of course, and that is how cooperation would come in. So this is about cooperation, not individualism. Okay, so this is the last principle which says development of each person to his or her greatest level of efficiency. अभी नाम से हमें क्या पता चलता है कि इस प्रिंसिपल में ज़रूर हम क्या करेंगे, किसी भी बंदे की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे. डेवलपमेंट कैन बी थ्रू लर्निंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है. अभी इसने सबसे पहली बात क्या कही इस साइंटिफिक प्रिंसिपल ने कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. हमने बहुत बार सुना है या हमने बहुत बार देखा है, इफ यू गो बैक टू ओल्ड हिंदी मूवीज एंड थिंग्स लाइक दैट, हमने क्या देखा है कि पुराने ज़माने में वर्कर्स जब अपॉइंट किए जाते थे या a certain level up to of people employed, generally क्या होता था, there would be certain reference point जिसके थ्रू बंदों को हायर कर लिया जाता था. we see it in many of the Indian movies. लेकिन इसने क्या बताया, भाई ऐसे नहीं चलेगा. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एंड द चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग एंड गेटिंग द बेस्ट आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप इज ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. सबसे पहली बात, अभी साइंटिफिकली सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि उसके प्रॉपर कैलिबर के हिसाब से, फिजिकल मेंटल जो उसका कैलिबर है उसके हिसाब से उसको रोल दिया जाए और उससे काम कराया जाए. नॉट दैट इफ आई एम अ मैनेजर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेरे रेफरेंस से अगर कोई आ रहा है, आई जस्ट गिव हिम अ पोजिशन विच ही इज़ नॉट डिजर्विंग through his caliber, but because I prefer or I choose to bring him to that particular position. No, we are not supposed to do it. The first principle का first motive is scientifically select the person and allot him work based on his caliber, right? अब इसके बाद training the employees if needed. अब हमने बंदे को साइंटिफिकली सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ले आए हम, लेकिन फिर भी अगर उसे उस काम को करने के लिए every organization has a particular rule to follow of a particular work.
वो हमने पढ़ लिया आगे कि देर इज़ अ वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क एंड देन वी फॉलो दिस। तो क्या होता है कि ये कंपनी टू कंपनी या फैक्ट्री टू फैक्ट्री भी वेरी करता है। इस केस में क्या होता है, इफ़ आई एम अ manufacturing concern where I manufacture some kind of soap, say bathing soap. If I manufacture bathing soap and I bring a person as a manager in my organization from XYZ bathing soap manufacturing company only, तो मुझे उसके कैलिबर को मैंने इंटरव्यू लेके उसके असेसमेंट को करके हमने देखा कि उस बंदे को लाके हम एज अ मैनेजर यहाँ बैठा सकते हैं, विच मीन्स ही नोज दी वर्क। लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लेवल के लिए ये 5 चीज़ें आना ज़रूरी है। He knows the work entirely, but those 5 things में से 2 things which is specific to my organization he doesn't know। अभी उसके लिए मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि this person is not suitable for this role, नहीं, he is suitable for it, लेकिन there is something specific to my organization जिसके लिए मुझे उसे ट्रेन करने की ज़रूरत है। I'll train him, ठीक है। So that is what it is said कि if needed training the employees, and the third bit is training is essential for learning best method and to increase efficiency levels। And we all know that there's always a learning process when we are doing any kind of work। धीरे 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 there is always, हमने आज एक बेस्ट मेथड डेवलप कर लिया कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग ए वर्क, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद अगेन देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी बिकॉज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन इवॉल्विंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो देयर इज अ न्यू बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट सेम ए वर्क। उस केस में क्या करना होगा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपग्रेड करने के लिए उनको ट्रेन करना होगा सो दैट दे लर्न द बेस्ट वे और द बेस्ट मेथड, and so they are able to do the work, their particular area of work, by the best method। and also at times to increase the efficiency levels we need to train them। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें जब हम करते हैं तो ओवर द पीरियड काम करते करते सीखते हैं, हमें वो काम आता नहीं है, तो फिर उस केस में भी क्या होता है कि हमें ट्रेन करके हमारे एफिशिएंसी लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। So that's about it, development of each person to his or greatest level of efficiency। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करने के टाइम में ही साइंटिफिकली सिलेक्ट करते हैं और उसको उसके कैलिबर के हिसाब से काम अलॉट करते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसे ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग हम इसलिए भी देते हैं ताकि बेस्ट मेथड सीख सके वो बंदा एंड एफिशिएंसी लेवल्स इंक्रीज हो। सो नाउ व्हाट वी हैव completed with this topic is all the 4 scientific principles of Taylor's management। So the first one was what? The first one was it is a science and not a thumb of rule. Sorry, not a rule of thumb। Second one was what? Harmony and not discord। हमें हमारे आपस की चीज़ें संभली हुई होनी चाहिए, एक ये सोच रहा है एक वो सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी मेंटल रेवोल्यूशन एंड व्हाट द अदर थिंग इज देयर हैज़ टू बी management should share the profit and the workers should give a proper and efficient work culture। ठीक है। थर्ड क्या था, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमें कोऑपरेटिव तरीके से काम करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड करके। एंड द फोर्थ वन इज दिस दैट वी हैव रेड जस्ट नाउ, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर greatest level of efficiency। So these were the 4 principles of scientific management। Any doubts, any questions, any queries, you can come up in the comment section and tell us, we would take that particular thing up। और आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। The next bit of techniques of scientific management we would take up in the next class। Okay, so this is me, Jyoti Rathi Bagdi, signing off। Bye bye, happy studying।